सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का, जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं आप लोगों का बच्चों, इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोगों का स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 2 थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्ट होने जा रहा है। तो आई होप मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी लोगों को क्लियर होगा। गुड आफ्टरनून बच्चों। अगर मेरा ऑडियो वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आइए आज के सेशन को आगे बढ़ाया जाए। बच्चों, सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अमन रस्तोगी and I've done my masters from IIT Delhi. Also, I have qualified CSIR NET with All India Rank 31, as well as GATE, IIT JAM, and many other chemistry entrance exam. And my teaching experience in this field is more than 8 years. बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इसी प्रकार के सारी ही स्पेशल क्लासेस के जो लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन अगर आपको मिल जाया करे, तो आप लोग स्टूडेंट्स लेट्स क्रैक IIT JAM हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करनी है, सर्च ऑप्शन में डालना है लेट्स क्रैक IIT जैम, हमारा चैनल आ जाएगा एंड जस्ट क्लिक ऑन दी ज्वाइन ऑप्शन। साथ साथ बच्चों, अगर आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करते हैं और उसके थ्रू प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको यहां मिलती है डेली लाइव क्लासेस विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। ड्यूरिंग लाइव क्लास यू कैन आस्क योर डाउट्स विद द एजुकेटर्स। साथ साथ डाउट डिस्कशन सेशंस भी बहुत सारे अलग कंडक्ट होते हैं जो कि लाइव होते हैं बच्चों। और प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए यहां आपको PDF मटेरियल मिलता है। ढेर सारे लाइव टेस्ट और क्विजेस आपके लिए जाते हैं जो आपके टॉपिक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। जितने भी प्लस कोर्सेज आप लोग बच्चों ज्वाइन करते हैं अंडर दी सब्सक्रिप्शन प्लान, वो सारे वेल स्ट्रक्चर्ड प्लस कोर्सेज होते हैं, यानी कि उनमें ये पहले से डिफाइंड होता है कि कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे, कितने ड्यूरेशन के होंगे, किस किस दिन होंगे, एवरीथिंग। ठीक है। और ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं टोटली अनलिमिटेड अमाउंट में, सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पर। हेलो एवरीवन, हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून। और साथ साथ बच्चों, आप लोगों को जैसा कि मालूम है, अनअकैडमी ढेरों सारी फ्री लाइव क्लासेस आपको डेली बेसिस पर देता है। जैसे कि आपका फ्री क्रैश कोर्स जो है दैट इज आल्सो फ्री लाइव क्लासेस, ठीक है, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप विजिट करते रहें दिन में कभी 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 कभी, ठीक है। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आप फ्री लाइव क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे, दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। और बच्चों, अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेते हैं तो आपके पास हर एक चीज का नोटिफिकेशन और हर एक चीज के अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगी। बस आपको करना यह है, आपको सब्सक्रिप्शन अप्लाई करते टाइम मेरा कोड यूज करना है SCAMAN, यानी कि स्पेशल क्लास अमन। और ये कोड अप्लाई करते ही आपको मिलेगा 10% का फ्लैट ऑफ आपकी सब्सक्रिप्शन फी पे, और आपकी 1 ईयर की फीस हो जाती है सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपीज, और 2 ईयर की फीस हो जाती है सिर्फ और सिर्फ 10,800 रुपीज, विच इज वेरी वेरी अफोर्डेबल अमाउंट एवरीवन। ठीक है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करें। हेलो बेटा, हेलो बच्चों। कल का जो हमारा सेशन चल रहा था, उस सेशन में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन और वेरियस डेफिनेशंस, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इन सब की चर्चा करी थी। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम स्टार्ट कर चुके थे। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ भी हमने स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट लॉ स्टार्ट करने के बाद हम लोग कैलकुलेशन ऑफ हीट की चर्चा कर रहे थे बच्चों, है ना, कैलकुलेशन ऑफ हीट की। और आज हम लोग कैलकुलेशन ऑफ हीट के साथ साथ वर्क डन की भी चर्चा करेंगे। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करें। तो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ हीट में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को कल थोड़ा बहुत हीट के साथ साथ हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट भी सिखाया था, और मैंने आपको बताया था कि आप डेल क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू सी हीट कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि हीट कैपेसिटी 3 प्रकार की होती है, हमेशा याद रखिएगा। हीट कैपेसिटी की मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, ठीक है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, एक मोलर हीट कैपेसिटी भी होती है और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी होती है। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसका सिंबल हम लोग जनरली एस इस्तेमाल करते हैं, और मोलर हीट कैपेसिटी के लिए CM। ठीक है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? सिंपल शब्दों में लिख लीजिए कि जो हीट कैपेसिटी होती है दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर हीट कैपेसिटी, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू द गिवन मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्योंकि ये जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है बच्चों, ये होती है जूल पर केल्विन पर मोल में। यूनिट्स याद रखनी बहुत जरूरी है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है हमेशा जूल पर केल्विन पर ग्राम में। ठीक है। तो अगर ये वाला मास इन ग्राम्स है, ठीक है, अगर ये मास इन ग्राम है और आप इसे मल्टीप्लाई करा देते हो, तो ये तीनों क्वांटिटी एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। यानी कि हीट के 3 रिलेशन आ गए बच्चों आपके पास। याद रखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हो। Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी, एंड Q इज इक्वल टू
एम एस डेल्टा टी, ठीक है। बट इन ऑल केसेस द हीट कैपेसिटीज, कोई सी भी हीट कैपेसिटी हो, इन सारे ही केस में कोई सी भी बच्चों हीट कैपेसिटी हो, इन ऑल केसेस द हीट कैपेसिटीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है बच्चों। इसलिए हमने डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी एज इट इज अप्लाई कर रखा है। तो ये तीन फॉर्मूले जिनको आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सुनिए बच्चों, हीट के कैलकुलेशन के लिए कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हुए, कि हमेशा याद रखिएगा, इफ द हीट इज एक्सचेंज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, इफ हीट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन टू systems and there is no loss of heat to surrounding, then use the following formula, then use the following formula और इक्वेशन, ठीक है। और वो क्या है, Q gain is equals to negative of Q loss, ओके एवरीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ऑल्दो इट सीम्स वेरी इजी, दिखती बहुत आसान है ये, बट इसको यूज करना उतना ही इंटरेस्टिंग, टेक्निकल और इंपॉर्टेंट रहता है जब हमारे पास कुछ विचित्र प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अब इस नोट में याद रखने वाली बात क्या है, इस नोट में याद रखने वाली बात क्या है, देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक ये कंटेनर है और इसमें पानी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये सीख ली, जैसे ये कंटेनर है और इसमें पानी है ना, क्योंकि आप जीरोथ लॉ पढ़ चुके हैं इसलिए बात सिखा रहा हूं। और मान लीजिए आपने एक आयरन, आयरन का एक मान लीजिए क्यूब है, कोई भी चीज है, आयरन का एक टुकड़ा है ना, और इसको आपने हीट कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, हीट कर दिया, ठीक है। आपने इसे हीट कर दिया बर्नर के थ्रू, आप हीटिंग कर रहे हो इसकी बर्नर के थ्रू, हेलो बेटा सारा। और आपने इस हीटेड आयरन के पीस को इसमें डाल दिया, किसमें, वाटर में। लेट से द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द टेम्परेचर ऑफ द आयरन पीस इज लेट से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही आप आयरन को इसमें रखोगे तो क्या होगा, हीट एक्सचेंज शुरू होगा, है ना। तो जैसे ही आयरन इसमें जाएगा, तो देखो पहले वाटर एक अलग सिस्टम था, आयरन एक अलग सिस्टम था, जैसे ही आयरन वाटर में गया अब ये एक अकेला सिस्टम बन गया है। तो बाहर तो सराउंडिंग है, तो बाहर तो सराउंडिंग है, तो अगर सराउंडिंग में कोई हीट लॉस नहीं हो रहा, अगर इधर से इधर क्यू नहीं जा रहा, है ना, इधर से इधर क्यू नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर क्यू नहीं जा रहा तो आप क्या लगा सकते हो, क्यू गेन इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू लॉस, है ना। और याद रखिएगा एग्जाम में, हेलो बेटा ऋषिकेश, एग्जाम में भी याद रखिएगा आप, यहां पर देखो मेन बात क्या है, एग्जाम में ये चीज जरूर याद रखिएगा कि आप क्यू गेन इज इक्वल टू माइनस क्यू लॉस लगा रहे हैं, तो सराउंडिंग में आपका कोई लॉस ऑफ हीट या एनर्जी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज अगर मेंशन ना भी हो तब भी आप कई कई जगहों पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको कंसिडर करके चलेंगे, वरना ज्यादातर क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होती है ना। आइए देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरीके के सवाल हमसे पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिएगा, लेट मी अपलोड द क्वेश्चन। जब तक आप लोग ये पॉइंट उतारिए बच्चों, मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है सवाल, ठीक है, जो आपको अभी अभी कंसेप्ट सिखाया उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन में दिया 84.12 ग्राम ऑफ गोल्ड एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड is placed in 106.4 ग्राम ऑफ वाटर एट 21.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, है ना। तो बच्चों यहां पर गोल्ड के पीस को, ठीक है, 84.12 ग्राम के गोल्ड के पीस को जो कि 120.1 ग्राम डिग्री सेल्सियस तक हीटेड है, उसको आपने 21.4 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में डाल दिया, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर गोल्ड का ज्यादा है, तो हीट कहां से कहां फ्लो होगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी कि गोल्ड टू वाटर, यानी कि वाटर गेन करेगा, गोल्ड लूज करेगा। लेकिन इस पूरे सिस्टम से सराउंडिंग में, मतलब भाई वाटर के बाहर भी तो कुछ सराउंडिंग है ना, वहां पे भी तो हीट जा सकती है, बट वो नहीं जाएगी, हम ऐसा मानकर चलेंगे अगर हमें कुछ नहीं दिया तो अब ऐसे केसेस में आपको क्या करना है बच्चों, क्यू गेन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू लॉस लगाना है। ओके, और जैसे ही आप क्यू गेन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू लॉस लगाते हो, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले चेक करना है आपको हीट कैपेसिटी कौन सी दी है, स्पेसिफिक। तो आप क्यू गेन की जगह क्या लिखेंगे, एम एस डेल्टा टी। गेन किसने किया है, वाटर ने, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम एस डेल्टा टी। लॉस किसने किया है, लूज किसने किया है, गोल्ड ने, क्योंकि गोल्ड का टेम्परेचर ज्यादा था। तो ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। सो नाउ लेट अस ऑब्जर्व दैट व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर, वाटर इज 106.4 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय वाटर की हीट कैपेसिटी आपको दी है 4.184। ओके, तो 4.184 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी का मतलब होता है बच्चों फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर ही हमें निकालना है, तो हमें वो पता नहीं है, बट वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 21.4 हमें पता है। तो फाइनल टेम्परेचर टीएफ लिख लेंगे माइनस 21.4 इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस, अब गोल्ड की वैल्यूज पुट करो, गोल्ड का मास कितना 84.12, 84.12 मल्टीप्लाइड बाय गोल्ड की हीट कैपेसिटी कितनी है 0.129, 0.129 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल टेम्परेचर अभी पता नहीं, इनिशियल टेम्परेचर गोल्ड का कितना था 120.1, 120.1 इतना टेम्परेचर था। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज है ना। टेम्परेचर चेंज के लिए चाहे आप केल्विन में पुट करो या डिग्री सेल्सियस में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जिस यूनिट में पुट करोगे फाइनल आंसर उसी यूनिट में आएगा, यानी कि योर टीएफ विल बी इन डिग्री सेंटीग्रेड, टीएफ आपका डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, और आपको इन चार ऑप्शन से ही अपना आंसर मैच करना है। ओके एवरीवन, सो दिस इज द ओवरऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पूरा सॉल्यूशन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टीएफ की वैल्यू निकालकर बता दो डिग्री सेल्सियस में, सभी लोग जल्दी से, कम ऑन, 30 सेकेंड्स लगेंगे, इससे ज्यादा आसान कैलकुलेशन आपको मिल नहीं सकती, जल्दी कीजिए। कम ऑन एवरीवन, जल्दी से आंसर दो इसका। किसी का आंसर आया बच्चों, कैलकुलेशन के नाम पे तुम भाग जाते हो एकदम। अरे भाई, जैम का सपना देख रहे हो तो पेन तो चलाना पड़ेगा कम से कम, है, कैलकुलेशन के नाम पे तुम्हारी हवा खराब हो जाती है भाई। इतनी आसान कैलकुलेशन और इतना लेट आंसर, जैम कैसे निकालोगे। किसी का आंसर नहीं आया, एक बच्चे का बड़ी मुश्किल से आंसर आया डी। और बाकी लोगों के क्या कहने हैं। भाई मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो एकदम इतनी जल्दबाजी करके आंसर देता कि सबसे पहले मुझे ही आंसर देना और करेक्ट आंसर देना है, कि मैं अपना पोटेंशियल तो चेक करूं, 1.5 महीने बाद मेरा एग्जाम है।
चलिए, वेरी गुड। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लगा सब लोगों का। आइए आगे बढ़ते हैं फिर तो, कहानी को और आगे बढ़ाया जाए। चलिए, ये हमारी हीट की कैलकुलेशन थी बच्चों। अब देखिएगा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बच्चों दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की हीट कैपेसिटी होती हैं। एक तो होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होती है बच्चों, वो सीवी बराबर होती है डी यू बाई डी टी के। और जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होती है सीपी, वो बराबर होती है डी एच अपॉन डी टी के। यू और एच आप जानते ही है बच्चों, यू इंटरनल एनर्जी और एच एंथैल्पी, है ना। तो डी यू इज इक्वल टू सीवी डी लिखा जा सकता है। सिमिलरली डी एच इज इक्वल टू सीपी डी लिखा जा सकता है ना। और अगर हम लोग इंटीग्रेट करके लिखे, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू सीवी डेल्टा टी, या इंटीग्रेशन ऑफ सीवी डी लिखेंगे, है ना। तो अगर बच्चों, अगर आपके पास इफ सीवी इज कांस्टेंट यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला हो जाएगा सीवी डेल्टा टी। और दूसरा केस बनकर तैयार होगा इफ सीवी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, तो फिर आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट जो रिलेशन दिया होगा उसको यूज करना है, और आप सीवी इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले सकते। यही सेम केस किसके लिए लगेगा? डेल्टा एच के लिए। डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी डी हो जाएगा, है ना। और वही यही वाले जो दो सिमिलर केसेस हैं, ठीक है, वो यहां पर भी बन जाएंगे सिमिलर केसेस। ठीक है, यही दो सिमिलर केसेस यहां भी बनेंगे। यानी कि क्या, अगर सीपी कांस्टेंट है तो डेल्टा एच बराबर सीपी डेल्टा टी, और अगर सीपी कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो डेल्टा एच बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सीपी डी। यानी कि आप उसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले सकते। बहुत ही सिंपल और साधारण सी यहां पर ये चर्चा है ना बच्चों। तो ये हमारी हीट कैपेसिटी की बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई जो हमने यहां पर आज सीखी। अब नेक्स्ट आगे और बढ़े तो हेडिंग डालते हैं, या फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को और करा देता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर आप लोग कर पाते हैं तो देखिएगा बच्चे, ये रहा सवाल आपके सामने। हाँ बच्चों, नेक्स्ट सवाल करिए। ये क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखो, इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे सिखानी है ये वाले सवाल में, वो ये है कि
इस क्वेश्चन के अंदर दिया है कि एन आइस क्यूब ऑफ अननोन मास एट 0 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 265 ग्राम ऑफ H2O in a calorimeter. Now, if final temperature of the resulting water is 21.7, then what is the mass of the ice cube? आपको आइस क्यूब का मास निकालना है। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि हर कोई स्टूडेंट सोचता है कि हाँ, ये वाला सवाल तो बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर है कि क्यू गेन इज इक्वल टू क्यू लॉस लगाया जा सकता है विद अ नेगेटिव साइन, है ना? लगेगा भी यही, नो डाउट। बट लेकिन जो हीट गेन है वो यहां पर दो तरीके से होगी। किस तरीके से? देखो, क्यू गेन में हमेशा याद रखो बच्चों, देखो बहुत ध्यान से इसके कंसेप्ट को समझिएगा आप लोग कि होता क्या है कि जब भी कोई, जैसे मान लीजिए कंटेनर है ना, और आपने इसमें मान लीजिए वाटर लिया और इसके अंदर आपने एक आइस क्यूब डाल दिया, ठीक है, मान लीजिए आपने आइस डाल दी इसमें। अब ये आइस सबसे पहले, ठीक है, आइस जो है ना बच्चों सबसे पहले मेल्ट होती है ना? तो अब मेल्ट मेल्ट होना फेस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मेल्ट होना बच्चों, मेल्ट होना एक साधारण प्रोसेस नहीं है। H2O सॉलिड जब H2O लिक्विड में कन्वर्ट होता है, H2O सॉलिड H2O लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, टेम्परेचर सेम रहता है, यानी कि फेस ट्रांसफॉर्मेशन चलता है। तो यानी कि जब वो मेल्ट होगा तब भी हीट गेन करेगा, है ना? और मेल्ट होने के बाद जब उसका टेम्परेचर चेक करोगे आप, तो टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। तो आप साइंटिफिकली समझिए कि मेल्टिंग में क्या होता है कि पहले आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होकर 0 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड बनाता है, फिर 0 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड गेन करके एनर्जी हायर टेम्परेचर की तरफ बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी वही कंसेप्ट आप लोगों को अप्लाई करना है। क्या? कि जब आप क्यू गेन लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों? क्यू गेन इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू लॉस लगाएंगे ना, ठीक है? ठीक। तो बच्चों यहां पर क्या लगेगा? क्यू गेन के दो पार्ट बनेंगे, एक तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन का। कैसे? ये जो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन दिया है ना, ये क्यों दिया है आपको? इसीलिए तो दिया है, ठीक है? तो एम मास का अगर आइस क्यूब है तो मल्टीप्लाई करा दो उसको उसकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से, यानी कि 333 से, क्योंकि 1 ग्राम की 333 जूल्स है, तो एम ग्राम की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाइड बाय एम। तो ये वो एनर्जी है जिससे वो मेल्ट होकर 0 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड तक पहुंचा। अब बाकी वो 0 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड से एनर्जी गेन करेगा, तो यानी कि मास इनटू, अब वो लिक्विड बन गया तो लिक्विड की हीट कैपेसिटी कितनी दी है? 4.18 इनटू उसका फाइनल टेम्परेचर। अब फाइनल टेम्परेचर हमें कितना दिया है वो तो क्वेश्चन में गिवन है। फाइनल टेम्परेचर हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है 21.7, और इनिशियल टेम्परेचर आइस का कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू लॉस। ठीक है, अब क्यू हीट लॉस किसने करी? वाटर ने। वाटर का मास कितना है? 265 ग्राम इनटू आपके पास हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.18 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर कितना? इनिशियल टेम्परेचर आपका जो था फाइनल टेम्परेचर तो 21.7 है, माइनस इनिशियल टेम्परेचर 25 था। ये वैल्यूज आप पुट कर दोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? द वैल्यू ऑफ एम। एम कॉमन आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एम। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये वाला पार्ट ही भूल जाते हैं अप्लाई करना, दिस वन। ठीक है, तो जब भी मेल्टिंग या वेपराइजेशन यानी कि कुछ भी इस तरीके का प्रोसेस हो रहा हो जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का हो, तब आपको इस स्टेप का ध्यान जरूर रखना है। याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी फेस ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होता है ना? नहीं बेटा अनिकेत, अगर आपको मोलर वैल्यू दी होती, अगर आपको मोलर वैल्यू दी होती तो आप नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते, है ना, और लास्ट में नंबर ऑफ मोल्स की मदद से आप उसका गिवन वेट निकालते, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी को मोल से मल्टीप्लाई किया जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को वेट इन ग्राम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये बात याद रखिए, ठीक है? चलिए, सबको समझ में आ गया होगा, है ना? कैलकुलेशन तो आप लोग वैसे भी नहीं करने वाले, मुझे मालूम है, बहुत चालाक लोग हो तुम। कैलकुलेशन कर भी लोगे तो कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं देते। ठीक है, तो आगे ही बढ़ जाते हैं। मैं इंतजार करते रहूंगा, आंसर दे दो आंसर दे दो, तुम लोग आंसर नहीं दोगे। चलो नेक्स्ट, आगे के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाते हैं वर्क। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों वर्क के कंसेप्ट पर। देखिए, वर्क का कंसेप्ट जो है बच्चों, वर्क डन, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल डीवी विद इंटीग्रेशन। याद रखिएगा हमेशा, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। ठीक है, ये हमेशा हर जगह एप्लीकेबल है।
ठीक है, एप्लीकेबल फॉर ऑल केसेस टू कैलकुलेट दी पीवी वर्क। पीवी वर्क बोल लो या बच्चों मैकेनिकल वर्क बोल लो, याद रखिएगा। ठीक है, वर्क दो प्रकार का होता है, बता देना चाहता हूं आपको, दो तरीके का वर्क होता है बच्चों, दो तरीके का। एक तो होता है मैकेनिकल वर्क और एक होता है नॉन मैकेनिकल वर्क, है ना। तो अभी जो मैं ये वर्क की बात कर रहा हूं ना, ये जो डब्ल्यू आप यहां से निकालोगे इसे बोलते हैं पीवी वर्क या मैकेनिकल वर्क, है ना। तो जब भी दुनिया में कहीं भी पीवी वर्क या मैकेनिकल वर्क निकालना होता है तो इस फॉर्मूले का आप निसंकोच इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी केमिस्ट्री में, चाहे वो रियल गैस हो, आइडियल गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, कुछ भी हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। लेकिन लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना है बच्चों नॉन पीवी वर्क, क्या कैलकुलेट करना है, नॉन पीवी वर्क, तो पहले तो यह समझने की आवश्यकता है कि यह नॉन पीवी वर्क होता क्या है। नॉन पीवी वर्क बच्चों देखो, जैसे मैं आपको बताता हूं कि आप लोग जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में पढ़ते होंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो वर्क करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज द्वारा जो वर्क होता है, ठीक है, इधर से इधर फ्लो, उधर से इधर फ्लो, तो वो भी एक टाइप का वर्क होता है। वो किसकी वजह से होता है, वोल्टेज डिफरेंस की वजह से, है ना। तो जितना चार्ज वोल्टेज डिफरेंस की वजह से मूव करता है, तो उस केस का वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क ये बराबर होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर कोई प्रेशर या वॉल्यूम चेंज नहीं होता बच्चों, यहां कोई मैकेनिक्स नहीं लगती, इस वजह से इसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वर्क, है ना, इसे बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वर्क। बट पहले हम लोग कैलकुलेशन पढ़ेंगे मैकेनिकल वर्क की, है ना। अब बच्चों एक बात याद रखेंगे, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वर्क के लिए भी दो प्रकार के प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बच्चों अगर बात करें, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन से होते हैं, ठीक है, वो ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें पी एक्सटर्नल ऑलमोस्ट बराबर होता है पी इंटरनल के, ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन थ्रू आउट द प्रोसेस लगनी चाहिए, थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। यानी कि पूरे प्रोसेस के दौरान अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो प्रोसेस कैसा कहलाता है, रिवर्सिबल, ठीक है। इसकी एक और पहचान होती है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जनरली इनफाइनाइट स्टेप्स या लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं, ठीक है। अगर किसी भी प्रोसेस को आपको रिवर्सिबली कराना है तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, यानी कि कई लाख या कई करोड़ स्टेप्स में अगर आप किसी प्रोसेस को करते हैं तो वो रिवर्सिबल कैटेगरी का कहलाता है ना। और अगर आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो बहुत लिमिटेड है, सिंगल स्टेप, डबल स्टेप, 5 स्टेप, 4 स्टेप, 10 स्टेप, इस तरीके से आप प्रोसेस करा रहे हैं, देन इट इज इरिवर्सिबल, है ना। तो उसकी पहचान क्या होती है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो इंटरनल प्रेशर प्लस माइनस डेल्टा पी के बराबर होता है, याद रखना। यानी कि या तो अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल से काफी कम होगा, ठीक है। और अगर कंप्रेशन हो रहा होगा तो आपका एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से ठीक ठाक ज्यादा होगा। यानी कि इस डेल्टा पी की जो वैल्यू है ना, ये कंसीडरेबल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, कंसीडरेबल, नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं है, कंसीडरेबल प्रेशर चेंज होगा। यानी कि जैसे अगर अंदर का प्रेशर 1 एटीएम और बाहर का 2 एटीएम है, या अंदर का 1 एटीएम बाहर का 1.5 एटीएम है ना, इस तरीके का, ठीक है, इतना डिफरेंस अगर आपके प्रेशर्स में रहता है, और फिर कंप्रेशन या एक्सपेंशन जैसे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपका कोई प्रोसेस हो रहा है, कंप्रेशन भी हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, कंप्रेशन हो रहा हो या एक्सपेंशन हो रहा हो, अंदर का प्रेशर तो बदलेगा ही बदलेगा, एक्सपेंशन होगा तो कम होगा, कंप्रेशन होगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, है ना।
तो अगर ऐसा स्थिति है लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है और अंदर एक्सपेंशन कंप्रेशन चल रहा है, तब भी प्रोसेस इरिवर्सिबल है, तब भी प्रोसेस इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो मैं आपकी कंडीशन लिख देता हूं कि इफ पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट एंड द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, एंड प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है, और ये प्रोसेस कैसा, कुछ एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, इस तरीके से, तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन हो गई। और लास्ट कंडीशन लिख लो कि नंबर ऑफ स्टेप्स आर फाइनाइट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स आर फाइनाइट एंड लो, ठीक है, इरिवर्सिबल स्टेप जब हम करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते हैं, फाइनाइट होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, है ना। चलिए, लिख लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको इरिवर्सिबली या रिवर्सिबली काम करना है तो सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेसेस के वर्क डन निकालते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है, प्लस क्लोज्ड सिस्टम प्लस आइडियल गैस, ऐसे लिखना, ये आप ही की भलाई के लिए लिखवा रहा हूं, ठीक है, सो दैट कि तुम्हें याद रहे कि ये वर्क के फॉर्मूले किस किस केस में एप्लीकेबल हैं। तो सबसे पहले मैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस कराऊंगा एक ऐसे सिस्टम पे जिसका नेचर क्लोज्ड है, ठीक है, जो क्लोज टाइप का सिस्टम है लेकिन उसके अंदर जो प्रेजेंट गैस है वो आइडियल गैस है, ठीक है। तो आइसोथर्मल में क्या होता है बच्चों, टी कांस्टेंट होता है, टी क्या होता है, कांस्टेंट, तो dt क्या होता है, जीरो, और डेल्टा टी भी क्या होता है, जीरो, बट dt इज इक्वल टू जीरो अगर है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, लेकिन अगर डेल्टा टी जीरो है तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रोसेस आइसोथर्मल होगा ही होगा, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। dt जीरो का मतलब क्या होता है, dt आपको पल पल की जानकारी देता है, हर एक छोटे 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 स्टेप्स की जानकारी देता है कि हर जगह टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है वो तभी आइसोथर्मल कहलाता है, लेकिन ऐसा ना हो कि इनिशियल टेम्परेचर 300 था, फिर बीच में 400 500 फिर घट के 200 और फिर वापस 300 पे आ गया, तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं कहलाएगा। इनिशियल और फाइनल भले से सेम है, ठीक है, तो डेल्टा टी तो जीरो आ जाएगा, बट लेकिन वो आइसोथर्मल नहीं हुआ क्योंकि प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर बढ़ घट गया, पूरे प्रोसेस में अगर टेम्परेचर सेम है तभी वो आइसोथर्मल कहलाता है ना। तो टेम्परेचर सेम है, गैस आइडियल है, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे केस में बच्चों जो वर्क डन आता है उसके कई फॉर्मूले होते हैं, याद करेंगे, माइनस का एनआरटी एल एन V2 बाय V1, ये वॉल्यूम के टर्म्स में है। दूसरा फॉर्मूला आता है माइनस का एनआरटी एल एन P1 बाय P2, वन और टू का मतलब है वन स्टैंड्स फॉर इनिशियल, टू स्टैंड्स फॉर फाइनल, है ना। और तीसरा फॉर्मूला क्या आता है, एनआरटी को आप बराबर रख सकते हो या तो P1 V1 के या फिर P2 V2 के, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले को वेरी कर सकते हो, है ना। एनआरटी की जगह क्या रख सकते हैं, P1 V1 भी रख सकते हैं अगर टेम्परेचर नहीं दिया क्वेश्चन में, और P2 V2 भी रख सकते हैं अगर टेम्परेचर नहीं दिया क्वेश्चन में। समझ पा रहे हैं मेरी बात, इस तरीके की स्थिति पैदा कर सकते हैं हम, ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई आइसोथर्मल की। आगे देखते हैं आइसोबारिक, आइसोबारिक, इसमें बच्चों क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, डीपी जीरो, डेल्टा पी भी जीरो, बट मोर अप्रोप्रिएट कंडीशन इज डीपी जीरो, यानी कि यहां भी आइसोबारिक प्रोसेस तभी कहलाएगा जब थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर जीरो हो, है ना। तो यहां बच्चों वर्क डन में क्या होगा, माइनस का पी इंटीग्रेशन डीवी, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, माइनस का पी डेल्टा वी। तो आप इसे कैसे यूज कर सकते हो, माइनस का पी V2 माइनस V1, एक ये फॉर्मूला भी हो गया, और दूसरा फॉर्मूला बच्चों आप लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हो जो जनरली एग्जाम में आ जाता है, आप आइडियल गैस की जगह, वॉल्यूम की जगह nRT2 बाय P माइनस nRT1 बाय P ये भी पुट कर सकते हो। मैंने P2 P1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट ही है थ्रू आउट द प्रोसेस, तो P से P कैंसल आउट हो जाएगा और वर्क डन आ जाएगा माइनस का nR और ब्रैकेट में डेल्टा टी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया,
ये दो फॉर्मूले हैं बच्चों जो आप लोग आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक की पहचान, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, डीवी इज इक्वल टू जीरो, बट डीवी मोर अप्रोप्रिएट क्योंकि यहां वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। अब मजे की बात यहां पर यह होगी कि वर्क डन जो है वो निगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी है। अब अगर डीवी जीरो हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस में निश्चिंत रहें कि आपका, लेकिन याद रखें, कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में, मैं कौन से वर्क की बात कर रहा हूं? सिर्फ पीवी वर्क, मैकेनिकल वर्क की। अगर एग्जामिनर ने चालाकी से पूछ लिया कि आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हर प्रकार का वर्क जीरो होता है, ओके, तो ऐसा आप नहीं कहेंगे। आप कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में सिर्फ मैकेनिकल वर्क जीरो होता है, नॉन मैकेनिकल वर्क की कोई गारंटी नहीं है, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इज इट क्लियर टू यू? हेलो बेटा संजना, ठीक है बच्चों, है ना? तो ये सबसे बढ़िया बात है हमारे लिए। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क पूछा जाता है वो पूछा जाता है एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक के केस में बच्चों क्या होता है? एडियाबैटिक के केस में क्या होता है? एडियाबैटिक के केस में क्यू जीरो होता है ना? कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। तो जब क्यू जीरो होता है और अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, कैसा है? रिवर्सिबल, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया था, बट फिर से कर रहा हूं वरना बच्चे भूल जाते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, वेयर गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। ठीक है, गामा जो होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका रेशियो होता है ना? ये आप अप्लाई कर सकते हो, है ना? तो यहां से जो आपको वर्क मिलता है, यहां से जो वर्क मिलता है वो मिलता है P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस वन। ये फॉर्मूला मिलता है। और एक फॉर्मूला और मिलता है, वर्क डन इज इक्वल टू NCVM डेल्टा टी। एक ये फॉर्मूला मिलता है। ये फॉर्मूला मैंने क्यों बोला? क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब एडियाबैटिक में क्यू तो जीरो है, तो वर्क डन बराबर किसके हो गया? डेल्टा यू के। और डेल्टा यू का ही फॉर्मूला होता तो होता है एनसीवीएम डेल्टा टी, या फिर कह लो एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है, मतलब ओनली सीवी डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि सीवीएम लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये मोलर है। ठीक है, ये जो एम है ना सबस्क्रिप्ट में है बच्चों, मोलर वैल्यू है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये चार प्रकार के वर्क डन के फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। अब एक इंटरेस्टिंग टाइप का डायग्राम देखो बच्चों, डायग्राम इन द सेंस की ग्राफ देखो। देखो, अगर हम लोग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाएं और इसमें हम लोग प्लॉटिंग करें, ठीक है, ये वाला केस किसके लिए? ये है केस नंबर वन, केस वन, एंड इट इज फॉर एक्सपेंशन, एंड इट इज फॉर एक्सपेंशन। ओके बेटा, अभी बताता हूं अनिकेत, ये एक्सपेंशन के लिए। तो जब एक्सपेंशन का ग्राफ आपका बनेगा, है ना, जब एक्सपेंशन का ग्राफ आपका बनेगा तो क्या होगा? आइए ध्यान से देखिए। ठीक है, मान लीजिए आप वॉल्यूम V1 से लेकर V2 तक एक्सपेंशन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? वॉल्यूम V1 से लेकर V2 तक एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो अगर आप एक्सपेंशन करेंगे आइसोबारिकली, कैसे करेंगे? तो प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ग्राफ आएगा ऐसा। ये हो गया आइसोबारिक एक्सपेंशन। अगर आप करना चाहेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कैसा एक्सपेंशन? आइसोथर्मल, तो ग्राफ आएगा ऐसा, इस तरीके का, है ना? और अगर आप करना चाहेंगे आइसोकोरिक एक्सपेंशन तो आपका ग्राफ आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन तो आपका ग्राफ आएगा ऐसा, इस तरीके का, है ना? यानी कि ये तीन ग्राफ आपके बने। तो अब बच्चों आप यहां पर ध्यान से देखो कि आपके पास सबसे पहला वाला जो ग्राफ है वो है आइसोबारिक का, आइसोबारिक। दूसरा वाला है
आइसोथर्मल, तीसरा वाला है एडियाबैटिक। ठीक है, तो आप वर्क डन का मैग्नीट्यूड कंपेयर कर सकते हो यहां पर, वर्क डन का मैग्नीट्यूड। तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, वर्क डन का मैग्नीट्यूड क्या हो गया भाई, वर्क डन का सीधा सीधा मैग्नीट्यूड हो गया कि वर्क डन ऑफ आइसोबारिक सबसे ज्यादा, वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल उससे कम, और वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक सबसे कम। ठीक है, लेकिन ये किसका केस है, एक्सपेंशन का केस है, सिर्फ किसका बच्चों, एक्सपेंशन का। ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, नोट करके लिख लेना एक बात, नोट करके एक बात लिख लीजिएगा कि एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व इज मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर पीवी कर्व के नीचे नीचे का एरिया देखो, अब देखो आइसोबारिक के नीचे का एरिया देखो जरा, आइसोबारिक के नीचे का एरिया देखो, तुम खुद देखो ध्यान से, देखो कितना एरिया है, पूरा ये वाला रेक्टेंगल है, देखो ये जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया ये पूरा रेक्टेंगल है। ठीक है, ये सारा एरिया इसका है, इतना ऊपर का भी नीचे का भी सब एक्स एक्सिस तक सारा एरिया है। ठीक है, अब आइसोथर्मल का कितना है, व्हाइट व्हाइट के नीचे वाला, और एडियाबैटिक का कितना है, ग्रीन ग्रीन के नीचे वाला, ऐसा। ठीक है, तो सबसे कम एडियाबैटिक का, उससे ज्यादा आइसोथर्मल का, और उस सबसे ज्यादा आइसोबारिक का। बट दिस इज द केस ऑफ एक्सपेंशन, ये केस एक्सपेंशन का है। और यही अगर कंप्रेशन का केस बना दूं, ठीक है, यही अगर कंप्रेशन का केस बना दूं, यानी कि केस नंबर टू, ठीक है, कंप्रेशन। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कंप्रेशन में बिल्कुल उल्टा होगा। क्या बोला मैंने, कंप्रेशन में बिल्कुल उल्टा होगा, देखो ग्राफ कैसे आएंगे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। मान लीजिए ये आपकी वॉल्यूम इनिशियल है और ये आपकी वॉल्यूम फाइनल है। ठीक है, तो आइसोबारिक का जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, ये आइसोबारिक का ग्राफ है अब की बार। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम कम होगी, कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम कम होगी। इसी तरीके से आइसोथर्मल, कुछ ऐसा आइसोथर्मल का आएगा। ठीक है, और एडियाबैटिक इसी तरीके से थोड़ा कर्वी, इतना परफेक्ट ड्राइंग बनाना मुश्किल है बच्चों इसमें डिजिटल बोर्ड में। ठीक है, बट लेकिन ऐसा आएगा, आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले वाला ग्रीन वाला अगेन एडियाबैटिक का है, व्हाइट वाला अगेन आइसोथर्मल का है। ठीक है, और ऑरेंज वाला जो है दैट इज अगेन आइसोबारिक। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बच्चों बहुत पूछा जाता है, लेकिन स्टूडेंट एग्जाम में इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंप्रेशन का केस और एक्सपेंशन का केस, इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें। तो ना कंप्रेशन पढ़ते हैं ना एक्सपेंशन पढ़ते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं, और किसी का केस में किसी का लगा ही आता है। अब कभी कभी तो तुक्के में ठीक हो जाता है, कभी कभी याद ही नहीं रहता। ठीक है, तो आप इस चीज को जरूर याद रखें कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन में बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर होता है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन में बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर होता है। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। ठीक है, तो जो वर्क डन आइसोबारिक का है, आइसोबारिक सबसे कम अब की बार, वर्क डन आइसोथर्मल उससे ज्यादा, और वर्क डन एडियाबैटिक सबसे ज्यादा। ऑर्डर इज रिवर्स नाउ। ठीक है, ऑर्डर रिवर्स्ड हो गया। ठीक है, तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन के केस में ये सब बातें याद रखेंगे आप, कंप्रेशन और एक्सपेंशन के केस में ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल बच्चों आज का जो सेशन है हम लोगों का, ठीक है, जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जो आज का लेक्चर है वो फिनिश। ठीक है, और आज जो हम ग्राफ और वर्क डन के मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन, और चार तरीके के जो वर्क डन हमने आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक के जो वर्क डन पढ़े, उनका फॉर्मूला रिवीजन, नोट्स रिवीजन ये करके रखिएगा। ठीक है, मुलाकात करते हैं कल के सेशन में।
ठीक है, और फिर अपनी इसके आगे की कहानी को हम बढ़ाएंगे। और जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया है इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो कल के सेशन में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट बच्चों, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। और बच्चों साथ साथ आप लोगों ने अगर जिसने भी अभी तक यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, क्योंकि कुछ मेरे भी लेक्चर्स क्रैश कोर्स के यूट्यूब पर होंगे, और मेरे साथ साथ प्रतीक अग्रवाल सर के, ठीक है, और अमित कुमार तिवारी सर के भी लेक्चर्स चल रहे हैं यूट्यूब पर, वो आप वहां पर अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको आप वहां पर अटेंड कीजिए, ठीक है। और मेरे लेक्चर्स आप लोग यहां अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई यूट्यूब चैनल पर भी आपका एक्टिव होना बहुत जरूरी है, तभी आप पूरा क्रैश कोर्स अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। क्योंकि मैं यानी कि अमन रस्तोगी, प्रतीक अग्रवाल सर, अमित कुमारी तिवारी सर, हम तीन लोग मिलकर ये पूरा आपका सिलेबस करा रहे हैं। साथ साथ बच्चों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करते टाइम, SCAMAN, क्योंकि अनअकैडमी आपको ऑफर करता है ढेर सारे बेनिफिट्स, जिसमें लाइव लेक्चर्स आपको डेली मिलते हैं विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, ढेरों लाइव डाउट डिस्कशन सेशन, खूब सारा PDF मटेरियल, और प्रैक्टिस के लिए बच्चों लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेस, और ये सारे बेनिफिट्स टोटली अनलिमिटेड अमाउंट में और बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो यूज करना ना भूले मेरा कोड SCAMAN टू गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते कल। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।